पहला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे हैं? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी क्या क्या कार्य किए, आइए उन सभी को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केसलर ने डरबन गए थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम बनाया, दूसरा आश्रम टालस्टॉय आश्रम बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन किया। गांधी जी प्रिटोरिया जाते समय उसके पास प्रथम श्रेणी के डिब्बे के टिकट होते हुए भी उसे पीटर मारिजबर्ग स्टेशन पर उतार दिया, यही सोच के कि यह एक काले भारतीय है। तो गांधी जी ने इस अपमान को सहा और उन्होंने महसूस किया कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने 1894 में नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। 1906 में एक कानून सामने आया दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें भारतीयों को पंजीकरण कराना व परिचय पत्र को अपने पास रखना जरूरी था। इस कानून की निंदा चारों तरफ हो रहे थे। तब गांधी जी ने उसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया और अंत में गांधी जी के सामने दक्षिण अफ्रीका की सरकार को झुकना पड़ा। तब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। दूसरा प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ किया? चंपारण में। चंपारण में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। सन 1917 ईस्वी में चंपारण में वहाँ के गोरे बागान मालिकों ने वहाँ के किसानों से एक समझौता किया, जिसके तहत वहाँ के किसानों को अपने जमीन का 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसको 3 काठिया पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति से किसानों को काफी हानि उठानी पड़ती थी, क्योंकि जिस जमीन पर नील की खेती होती थी वहां पर फसल नहीं होते थे और किसान इस पद्धति से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन उसे छुटकारा दिलाए तो कौन? उसी में एक किसान का नाम है राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को अनुरोध किया चंपारण आने के लिए। उन्हीं के ही अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 में चंपारण पहुंचा और वहां के किसानों से मिला, सबसे बातचीत किए और उनकी समस्याओं को भी सुना तथा सही भी पाया। तब गांधी जी वहां पे सत्याग्रह करता है और सरकार विवश होकर किसानों की समस्याओं के जांच के लिए एक आयोग का गठन करता है और आयोग भी सही पाता है और 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर देता है। यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह होता है, जो भारत आने के बाद का सत्याग्रह है। प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। भगत सिंह के बारे में आइए इस वीडियो में जानेंगे। 3 फरवरी 1928 के दिन साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन जहां भी गया उसको काले झंडे तथा साइमन वापस जाओ के नारों से स्वागत किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया। वह बुरी तरह घायल हो गया। उस समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर
परी एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से उनका देहांत हो गया। लाला लाजपत राय को शेर-ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। अपने प्रिय नेता की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करने नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला। बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारी पर कई आरोपों को लगाकर मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। ये तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही सवाल पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष वो आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने सुभाष चंद्र बोस। इसको याद रखना। अगस्त 1942 ईस्वी तक कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ठीक है ना, 1942 ईस्वी में। लेकिन सुभाष चंद्र बोस उसका सर्वोच्च सेनापति बनता है कब? 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। तो सुभाष चंद्र बोस जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप का नाम जो क्या नाम रखता है, नया नाम? शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। शहीद द्वीप किसका नाम रखता है? अंडमान का नाम। और स्वराज्य द्वीप किसका नाम रखता है? निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखता है। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम है एन इंडियन पिलग्रिम। ये है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में स्वाधीन भारत की यानी कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन 21 अक्टूबर 1943 को की थी। 21 अक्टूबर 1943 को की थी। अस्थायी सरकार का मुख्यालय रंगून बनाया, यानी कि हेडक्वार्टर जो है अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर रंगून में बनाया। सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से, एक घटना है, ठीक है, बता रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से बने। लेकिन गांधी जी के विरोध के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस 1939 में फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता है। इस बार उनके कार्यकारिणी समिति को सहयोग न मिलने के कारण और गांधी जी के लगातार विरोध के कारण वह कांग्रेस पार्टी को ही
त्याग कर देता है, यानी कि इस्तीफा दे देता है। और 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक दल का स्थापना करता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना कब करता है? 1939 ईस्वी में। कब? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद। इसको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का जो मुख्यालय, पहला मुख्यालय बनाया था सिंगापुर में, और दूसरा मुख्यालय जो बनाया था टोक्यो में बनाया था। पहला सिंगापुर में, दूसरा टोक्यो में मुख्यालय बनाया था आजाद हिंद फौज का। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और एक घटना है सुभाष चंद्र बोस का, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1940 ईस्वी में, तो सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन 1941 ईस्वी में जियाउद्दीन नाम से एक पठान का वेश पहनकर अपने घर से बाहर निकल आए तथा पेशावर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पेशावर पहुंच गए। और उनके साथी भगत राम ने पेशावर से उन्हें काबुल पहुंचा दिया। और काबुल से उन्होंने आरलैंडो मेसोटा नाम से अपना पासपोर्ट प्राप्त किया। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काबुल से उन्होंने आरलैंडो मेसोटा नाम से अपना पासपोर्ट प्राप्त किया था। और प्राप्त करने के बाद जर्मनी पहुंच जाता है सुभाष चंद्र बोस। वहां उन्होंने एक मुक्ति सेना बनाई। याद रखना, वहां उन्होंने एक मुक्ति सेना बनाई और यहीं पर लोगों ने उन्हें नेताजी का नाम से पुकारा। और सुभाष चंद्र बोस का जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक जो है इंडियन स्ट्रगल। इसी प्रकार 8 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाता है, यह माना जाता है। तो यह था सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे हर किसी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प अर्थात पाकिस्तान स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने पहले अभी पढ़ाया। प्रश्न, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास को ही देश बंधु कहा जाता था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिनमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर में ही 1929 का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? किस दल की स्थापना? ठीक है ना, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इन दलों की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया किस लिए किया? 1932 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने मरने का तक उपवास जो है उन्होंने घोषित कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। आप ये जानना है कि ये कम्युनल अवार्ड क्या है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा किया था। ठीक है, एक घोषणा किया था जिसको ही कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहा जाता है। यह घोषणा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, ये प्रधानमंत्री था। तो इस घोषणा में क्या लिखा हुआ था? इस घोषणा में लिखा हुआ था कि मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाई आदि को पृथक पृथक जो है प्रतिनिधित्व दिया गया इस घोषणा पत्र में।
और यह घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को ही कर दिया। तो हिंदू समाज से हरिजनों को अलग कर दिया, हिंदू समाज से जो है हरिजनों को अलग कर दिया। और कहा जाए तो इस घोषणा में फूट डालो और राज करो की नीति काम करने वाली थी। फूट डालो और राज करो की नीति काम करने वाली थी। तो गांधी जी जो है इस घोषणा से असंतुष्ट हुए। ठीक है, उनको जो है डर लगा कि ये जो है समाज को बांट देगा। तो गांधी जी ने सरकार को इस सांप्रदायिक निर्णय की जो घोषणा किया था उनको वापस लेने के लिए बोला। अगर नहीं लेता है तो वो आमरण अनशन करेंगे। तो सरकार ने इस सब कोई ध्यान नहीं दिया। तब गांधी जी ने 28 सितंबर 1932 ईस्वी में आमरण अनशन आरंभ करने की चेतावनी दी और इसी को ही कहते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इस कमेटी के गठन का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र की गतिविधियों की निगरानी रखना और आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाना। इस समिति ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में तैयार किए गए थे, जिसमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है उसको 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था तथा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सकती थी। महात्मा गांधी ने इस काले कानून को समाप्त करने की अपील की और उन्हें वापस नहीं लिया तो सत्याग्रह करने की बात कही। 30 मार्च 1919 को सारे देश में हड़ताल रखी गई। बाद में 30 मार्च के स्थान पर 6 अप्रैल को तिथि परिवर्तित कर दी गई। तिथि बदलने पर कई स्थानों पर 30 मार्च को ही हड़ताल हुई। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। गांधी जी पर कई स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु गांधी जी सरकार की एक बात न मानी। तब गांधी जी को बंदी बना लिया गया। यह था रॉलेट एक्ट। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प इस अधिवेशन में पारित किया था। अर्थात 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था या बैठक हुई थी उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प जो है पारित किया था, इसलिए वह प्रसिद्ध है। इंकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से, यानी कि इकबाल का घर पंजाब में है।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्यों मनाया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना और कांग्रेस इसमें जो है ना मैच नहीं खाता था। इन दोनों में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मैच नहीं खाता था। क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया और युद्ध में भारतीयों को शामिल होने की घोषणा कर दी। इसी से भारतीयों को लाभ होगा कि हानि होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और किसी से सलाह मशवरा ही नहीं लिया। सीधे युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस और भारतीय नेताओं को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि सरकार जो है इसमें हित और अहित के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, भारत के लिए सीधे युद्ध में जाने की घोषणा कर दिया। ये कौन सी बात है? तो इससे क्या होता है, कांग्रेस के सभी सदस्यों ने 22 अक्टूबर 1939 को केंद्रीय कार्यालय को अपना त्यागपत्र सौंप देता है, अर्थात वो रिजाइन दे देता है कि हमको और आपका सरकार में शामिल नहीं होना है, नहीं रहना है। तब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। मुक्ति अर्थात ये जो शासन है वो कांग्रेस से मुक्ति हो गया। तो जिन्ना ने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत के मुसलमान शुक्रवार 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाएं और वह इस बात के लिए धन्यवाद दे कि कांग्रेस शासन आखिरकार खत्म हो गया। तो यह मुक्ति दिवस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6। प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प स्वीकार किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अर्थात 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि विभाग, यानी कि उसे खाद्य व कृषि विभाग सौंपा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किया था। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 की सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो दूसरा विभाजन कब हुआ? मुंबई 1918 ईस्वी में हुआ था। यानी कि पहला विभाजन जो है कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, अर्थात वो कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बट गया था। तो दूसरा फिर जो है 1907 में बट गया था, लेकिन 1916 में फिर एक हो गया था। ठीक है, फिर 1916 में एक हो गया, फिर दूसरा विभाजन फिर अलग हो गया। कब? मुंबई में 1918 में फिर अलग हो गया। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती किसको जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को जो है लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश की विभाजन पर
सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। अर्थात कांग्रेस नहीं चाहता था कि जो ये जात पात है, धर्म है, इसमें मारपीट हो, खून खराबा हो, दंगा फसाद हो, कांग्रेस नहीं चाहता था। इसीलिए 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, वह सहमत हो गई। 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ये जो 1919 का जो पंजाब में क्रूर अत्याचार अर्थात 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग की घटना हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे ब्रिटिश सरकार के कारण। तो उसी से जो है रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे देश के नेता जो है बहुत दुखी हुआ और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में घटित होता है। जब 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू को रॉलेट एक्ट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके गिरफ्तारी के विरोध में लोग शांतिपूर्वक जुलूस निकाला। जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। स्थिति और बिगड़ गई। उस समय पंजाब के गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर था। उन्होंने शहर के प्रशासन को 10 अप्रैल 1919 को ही सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर को सौंप दिया, जिनको जनरल डायर के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में लगभग शाम 4 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। आने जाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी रास्ता था और उस सभा में लगभग 20,000 लोग एकत्रित हुए। बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियां। अचानक उस सभा में जनरल डायर पहुंचता है और निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। किसी की बात न सुनता है। इससे बहुत से लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 379 लोग मारे गए थे, जबकि इतनी बड़ी सभा में 20,000 व्यक्तियों में मात्र 379 लोग मारे जाएंगे, यह आंकड़ा सही नहीं था। गांधी जी इस घटना से बहुत ही दुखी हुए। पूरा देश स्तब्ध रह गया। सबके मन में क्रूरता आ गया इस घटना से। लेकिन जनरल डायर की क्रूरता चारों तरफ फैल गई। जनरल डायर को इस घृणित घटना से कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि जब वह इंग्लैंड गए, वहां पर उसका भव्य स्वागत किया गया, मानो कि वह बहुत ही अच्छा काम करके आया। इधर इस घटना से सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था और सरकार विवश होकर इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के 8 सदस्य थे। 5 सदस्य अंग्रेज, 3 सदस्य भारतीय थे। फिर भी कांग्रेस को संतुष्टि न हुई। उन्होंने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसको मदन मालवीय समिति के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी, MR जयकर आदि नेता थे। जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को ही वापस कर दी। महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। लगभग 21 साल बाद 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जिन्होंने शहर का प्रशासन जनरल डायर के हाथ में सौंपी थी। उसी जनरल डायर के ही द्वारा यह घृणित घटना घटी। बहुत ही नृशंस
तो जलियांवाला बाग के बारे में हम लोगों ने जान लिए, ठीक है। तो अब जानना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग की नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यह भारत का वायसराय था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और माइकल ओडायर जो था वह पंजाब का गवर्नर थे, ठीक है। उन्होंने ही दिया था इजाज़त जनरल डायर को, शहर का प्रशासन को उनके ही हाथ में सौंपा था। कौन? माइकल ओडायर। लेकिन यह है जब जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसको याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने का विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। वह सहयोगी कौन था? वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट भाग को देखने के लिए और जो इस चैनल में नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट भाग में सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।